हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है, NCW issues memo on prevention of sexual harassment. Now this is a very important article, बहुत ही ज़्यादा important है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी, एसए के पर्सपेक्टिव से भी, और कैसे इन तीनों के पर्सपेक्टिव से ही आपके लिए important है हम इस चीज को समझेंगे। तो इससे पहले कि आई गो ऑन टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू, आई वुड हैव टू गिव अ कर्सरी रीडिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ कि हुआ क्या है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, हम ये आर्टिकल डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने रिसेंटली सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी गवर्नमेंट्स को एक नोटिस इशू किया है, और उसमें उन्होंने बोला है कि आप जितने भी कोचिंग सेंटर्स आपकी टेरिटरी में है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपकी टेरिटरी में है, आप इंश्योर कीजिए कि ये स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें पॉश एक्ट को। तो देखिए, कभी कभी व्हाट यूपीएससी डज इज, एंड यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस, वो फुल फॉर्म नहीं लिखती। एक पर्टिकुलर एक्ट पे क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर लॉ पे क्वेश्चन है कि इसके चैलेंजेस और इसके सक्सेसेस और अचीवमेंट्स लिखिए, वे फॉरवर्ड लिखिए, पर वो एक्ट आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पॉश एक्ट लिखा है, और अगर आपको नहीं पता कि पॉश एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, यू वुड हैव टू लीव दैट क्वेश्चन। सो व्हाट इज पॉश एक्ट? पॉश एक्ट इज एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। तो एट वर्क प्लेस थोड़ा ब्रैकेट में आ जाता है, सो इट इज पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। ठीक है, तो बेसिकली एनसीडब्ल्यू ने ये बोला है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इंश्योर कीजिए कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस ना हो। अब देखिए, ये आपके लिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जहां पे ये आर्टिकल रेलेवेंट है आपके लिए। सबसे पहला तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, एथिक्स में भी, एसए में कोचिंग कल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज रिसेंटली वी सो कोटा सुसाइड्स, जब हमने उस पर एथिक्स की केस स्टडी भी डिस्कस की, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस केस में क्या कर सकता है, मेंटल हेल्थ का इशू हमने डिस्कस किया, और जो नेशनल स्ट्रैटेजी आई है मेंटल हेल्थ की हमने वो डिस्कस की। सो अ लॉट अबाउट दैट। लेकिन कोचिंग कल्चर में क्योंकि एनसीडब्ल्यू ने इस पर्टिकुलर फिनोमिनन पे हाईलाइट किया है, तो आप ये फैक्टर भी लिख सकते हैं दैट देयर हैव बीन केसेस अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एट द कोचिंग सेंटर्स। तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक जो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है, क्वेश्चन का एक एलिमेंट वो ये है कोचिंग कल्चर का। ओके, तो सबसे पहले तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अपने में ही एक सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप GS2 के पेपर्स उठा के देखिए, पास्ट ईयर पेपर्स, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत रिसेंटली। ये नहीं ये कह रही हूँ कि 2010 के पेपर नहीं, बहुत रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं। ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे आया है पिछले कुछ समय में। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे, क्योंकि आप जानते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इन बॉडीज के फंक्शन होते हैं, क्या इन बॉडी के चैलेंजेस हैं, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन आप जानते हैं क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं प्रोवाइडेड। तो सिंस आई सेड कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो किसी लॉ ने इसे बनाया होगा। तो लॉ बेसिकली 1990 का एक लॉ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। ठीक है, तो अगेन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आप जानते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चाहे ये नेशनल कमीशन हो, चाहे NHRC हो, चाहे NCST हो, कोई भी इस तरह की कमीशन, उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एडवाइजरी या रिकमेंडेटरी नेचर के हैं। दे डू नॉट हैव द टीथ, दे कैन नॉट पनिश यू इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, दे कैन ओनली रेकमेंड द गवर्नमेंट, दे कैन ओनली सेंड इशूज टू द गवर्नमेंट, जो इस केस में भी हुआ है। अगर इनके पास कोई केसेस आया है, ये खुद से पनिशमेंट नहीं दे सकते, एंड दैट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ दीज बॉडीज। ओके, तो ब्रीफली अबाउट इट। अब हम देखते हैं पॉश एक्ट के बारे में। अब आप तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म का एक क्वेश्चन है। ओके, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, अगर मैं ब्रीफली आपको ये बताऊं, तो देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो आप अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स? के जुडिशरी एडजुडिकेट करेगा, लेजिस्लेचर लॉज बनाएगा, लॉ मेकिंग करेगा, और एग्जीक्यूटिव लॉज को इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो ये तीन अलग अलग ब्रॉड फंक्शन
फंक्शंस होते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के। लेकिन कभी कभी जुडिशरी को क्या करना पड़ता है कि कहीं केसेस में वो लॉ मेकिंग भी कर सकता है और कर देता है, एक्चुअली कर सकता तो नहीं है लॉ मेकिंग, जब जुडिशरी बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के रोल्स को भी परफॉर्म करने लगे, दैट इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि जुडिशरी एक्टिविस्ट हो गई है। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो जब भी आप अपने स्टैटिक पोर्शन में जुडिशियल एक्टिविज्म का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप अगेन GS2 के पेपर्स उठा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे जुडिशरी पे हर साल एक क्वेश्चन आया ही है। ओके, तो जब भी आप जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ते हैं, आप कोई भी स्टैटिक का मटेरियल उठा के देख लीजिए, उसमें एक एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस का लिखा होता है। आप भी लिखते होंगे अगर आप इस तरह के टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हाटएवर। ओके, तो विशाखा गाइडलाइंस क्या थी? विशाखा गाइडलाइंस बेसिकली 1997 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू की थी। जब तक 2013 में ये पॉश एक्ट नहीं लाया गया, तब तक यही लॉ का काम कर रही थी। तो क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने लॉ मेकिंग का फंक्शन यहां पे किया था, हेंस इट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, तो विशाखा गाइडलाइंस बेसिकली, क्योंकि उस समय पे कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था फुल फ्लेजेड जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को एड्रेस करता हो कि कैसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का केस था। ये हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। मैं चौथा आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो आप अपने एथिक्स में भी लिख सकते हैं, आप अपने एस्से में भी लिख सकते हैं। इफ अ क्वेश्चन पॉप्स अप ऑन वुमेन, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू कैन, अगर क्वेश्चन फुल फ्लेजेड विमेन पे नहीं भी है एस्से में, you can always write, आप philosophical questions में भी विमेन वाला फैक्टर जरूर लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए, आपको ये स्टोरी शायद ही पता होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि हु वाज विशाखा। हम विशाखा गाइडलाइंस बहुत बार पढ़ते हैं, पॉश एक्ट पढ़ते हैं तो विशाखा गाइडलाइंस का मेंशन होता ही है, बट हु वाज विशाखा? ये एक बहुत ही पेनफुल स्टोरी है। सो विशाखा एक विमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ग्राउंड वर्कर थी, एक साथी थी। विमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या था? ये राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम था चाइल्ड मैरिज को कर्ब करने के लिए। आप जानते हैं राजस्थान में चाइल्ड मैरिज का सबसे ज्यादा बड़ा इशू चाइल्ड मैरिज का राजस्थान में है। तो उसको कर्ब करने के लिए, मैं 1992 की बात कर रही हूँ आपसे, उसको कर्ब करने के लिए ये विमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो विशाखा एक लोअर कास्ट वुमेन थी और इसकी मेंबर थी इस प्रोजेक्ट की। तो अक्खा तीज का दिन था। अक्खा तीज आप जानते हैं ये मैरिजेस के लिए बहुत ऑस्पिशियस डे होता है। तो इस दिन मैरिज पक्की करना किसी की बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, लेकिन उस दिन विशाखा ने क्या देखा कि 1 साल की बच्ची थी, उसका रिश्ता पक्का किया गया किसी के साथ, और वो जो इंसान थे वो बहुत बड़े थे। ठीक है, तो ऐसा हुआ एंड विशाखा वॉज वेरी एजिटेटेड अबाउट इट, क्योंकि वो तो जिस प्रोग्राम की मेंबर थी वो इसी के अगेंस्ट दे वर फाइटिंग, है ना। तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, और वो जो बेसिकली वो 1 साल की बच्ची थी, उसकी जो फैमिली वाले थे वो अपर कास्ट लोग थे। और क्योंकि विशाखा लोअर कास्ट थी, और फिर उन्होंने जब उनको प्रिवेंट किया उस दिन, तो रुक गई शादी। उन्होंने बेसिकली ऐसे रोक दी कि ठीक है, आप प्रिवेंट कर रहे हैं, आप सरकार के लोग हैं, वी कैन नॉट डू दिस, ओके फाइन। पर रात को वो बेसिकली शादी उन्होंने कर दी जब सारे वर्कर्स अपने घर चले गए। ओके, पर रात को वो शादी भी हो गई। साथ ही में वो जो अपर कास्ट फैमिली थी, उन्हें ये चीज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुई कि एक लोअर कास्ट विमेन आके हमें बताएगी कि मैरिज की उम्र क्या होती है। सो इट बिकेम दैट इशू। ओके, तो फिर क्या हुआ, अगले दिन ही विशाखा एंड हर हस्बैंड वो वर्किंग ऑन अ फील्ड, अपने काम कर रहे थे, एग्रीकल्चरल वर्क जो भी। तो उस समय वो उसी फैमिली के 5 लोग आए और उन्होंने उनके हस्बैंड को अटैक किया, और विशाखा का गैंग रेप हुआ उन 5 लोगों द्वारा, अपर कास्ट मेन द्वारा। सो दिस वॉज अ वेरी पेनफुल स्टोरी ऑफ विशाखा। तो अगर आप कभी भी इस तरह की चीज़ें जो आपको टच करती हैं और सच में समथिंग कम्स आउट, अगर आपको पता था इस बारे में, देन इट्स गुड, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं। अगर आप अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए इस तरह की अपनी नॉलेज को, पर आप ये स्टोरी ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, सो वेयर वर आई। और जी हाँ, एक और बात, क्योंकि हम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, पॉश एक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप ये तो जानते ही हैं, दिस इज़ वेरी क्लीशे, आप आसपास भी सुनते हैं कि कोई भी अगर एक एम्प्लॉयर है, उनको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC वो बनानी ही पड़ेगी अगर वो एम्प्लॉयर के नीचे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो।
ठीक है, तो ये इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर यू। ओके, अब एक और चीज, अब यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स की बात हुई है। अब कोचिंग सेंटर्स की मैं एक और बात बता दूं आपको, जो नोटिस इशू किया गया है वो फीमेल और विमेन स्टूडेंट्स जो हैं कोचिंग सेंटर्स में, उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट देखी जा रही है, इसीलिए एनसीडब्ल्यू ने नोटिस इशू किए हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो एम्प्लॉय भी नहीं है, तो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, तो सेक्सुअल पॉश एक्ट कैसे अप्लाई होगा। तो इसीलिए एक और चीज, क्योंकि अब ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे आप वर्किंग हैं, एक वर्क प्लेस पे आप एम्प्लॉय हैं वहां के, या फिर आप उस वर्क प्लेस पे विजिट कर रहे हैं, दोनों ही तरह की विमेन को ये पॉश एक्ट प्रिवेंट करता है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ। ओके, क्योंकि ये बेसिकली विमेन को कैसे डिफाइन करते हैं, विमेन मस्ट बी ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment। ओके, तो इसीलिए एक ये बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है। आई होप वैसे मैंने सारी चीजें एड्रेस कर दी हैं, बट जस्ट इन केस एनीथिंग इज लेफ्ट वी विल लुक एट देम ऑल्सो। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल harassment at coaching centers, the NCW has written to chief secretaries to direct the authorities to ensure, अब यही चीज़ है 2013 की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है। द कमीशन हैज रिक्वेस्टेड इन इट्स लेटर दैट इंस्ट्रक्शंस बी गिवन टू ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू एंश्योर दैट इफेक्टिव स्टेप्स आर टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ, क्योंकि देखिए क्या है कि ये एक्ट 3 तरह से सेक्सुअल हरासमेंट को डील करने की बात करता है कि आप एक तो प्रिवेंट करिए कि ऐसे केसेस अराइज ही ना हो। यू सॉर्ट ऑफ टेल द स्टूडेंट्स बिफोर हैंड ओनली दैट इस तरह का बिहेवियर नहीं टॉलरेट किया जाएगा। जब आप एक स्टूडेंट का एडमिशन ले रहे हैं, एक मे बी मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, सबसे ही लीजिए, तो आप जब उनसे एडमिशन कर रहे हैं तो एक पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे साइन करवाइए कि अगर इस तरह का कुछ होता है देन यू विल बी सस्पेंडेड, इस तरह का कोई पेनल्टी लगेगी। सो अवेयर देम, तो प्रिवेंट कीजिए सबसे पहले तो। ओके, तो प्रिवेंट कीजिए। फिर उसके बाद सेकंड क्लॉज होता है कि प्रोहिबिशन, ठीक है, कि कंप्लीट बैन लगा दीजिए आपका आपकी वेबसाइट पे इसे लिखिए दैट वी, इस तरह की चीज़ें प्रोहिबिशन है। नंबर 3 क्या है, रिड्रेस। अगर बाय चांस इस तरह का केस तब भी अराइज होता है तो वो इंटरनल जो आईसीसी है, कमिटी है, वो उसको रिड्रेस करे, डिस्पोज करे, यानी कि उस केस को डील करे। ओके, तो इस तरह से बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट को डील करना है। 3 वेज होते हैं। ओके, द कमीशन has also asked to direct the authorities to conduct awareness programs on the law among all stakeholders to ensure that the cases of, यही चीज बेसिकली यहाँ पे लिखी है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस जनरेट कीजिए कि इस तरह का कोई एक्ट एग्जिस्ट भी करता है। बहुत सारे कंपनीज को, बहुत सारे छोटे छोटे सेटअप्स को ये भी नहीं पता होगा कि इस तरह की आईसीसी जैसी कोई कमेटी बनानी है। सो इफ दैट इज नॉट द केस देन अवेयर उस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाइए। China's US envoy to be next foreign minister, more changes on the way। अब यहाँ पे भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। ओके, तो चाइना ने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि जो अभी हमारे एम्बेसडर हैं यूएस वाले, जिनका नाम है चिन कांग, तो चिन कांग बेसिकली चिन गैंग बेसिकली जो यूएस के यानी कि चाइना के एम्बेसडर जो यूएस में डिप्लॉयड हैं, उनको बेसिकली अब नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वांग याई जो अभी हम डिस्कस करते हैं आए दिन, उन्होंने उनके टेन्योर में एज अ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया और चाइना के बीच में भी बहुत कुछ हुआ है, और चाइना और यूएस का रिश्ता भी बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो कौन सा फॉरेन मिनिस्टर बनता है, क्या उनका एटीट्यूड है, ये कई कई चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह का रिकॉर्ड इनका रहा है, हैज़ ही बिन वेरी एग्रेसिव अबाउट चाइना, और व्हाट एग्जैक्टली। ओके, तो इसीलिए डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको एडिशनल यहाँ पे बता देती हूँ, जब भी आप खुद से न्यूज़पेपर्स पढ़ें तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए, क्योंकि ये तो यूपीएससी का कोई स्टार्टिंग मटेरियल ये सारी बातें आपको नहीं बताएगा। तो जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, तो जब भी चाइना एक फॉरेन मिनिस्टर की बेसिकली अपॉइंटमेंट करता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यही कहता है कि फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट यूएस और इंडिया को मद्देनजर रखते हुए करनी है, जो इन दोनों को, इन दो कंट्रीज को बेसिकली बहुत ही स्टिफली, बहुत ही प्रॉपरली हैंडल, एडिक्वेटली हैंडल कर सके। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये जानना कि जो चिन गैंग है वो कौन है। ओके, तो चिन गैंग 56 उनकी उम्र है, एक वेटरन डिप्लोमैट है, काफी एक्सपीरियंस डिप्लोमैट है, अर्लियर सर्व्ड एज द चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और इसीलिए 2021 में इन्हें यूएस का एम्बेसडर बनाया गया था। देखिए, यूएस नंबर 1 इकोनॉमिक पावर है, चाइना इकोनॉमिक नंबर 1 पावर बनना चाहती है, तो यूएस में कौन सा एम्बेसडर जा
रहा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है शी जिनपिंग के लिए भी, तो ही वॉज हैंड पिक्ड, ये इनके फेवरेट हैं शी जिनपिंग के, ओके इन हिज टर्म। अब देखिए यूएस में जब ये एम्बेसडर रहे हैं, एनवॉय रहे हैं, 1 साल हो गया है इनको, तो मिस्टर चिन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरह का बर्ताव रहा। तो ये यूएस टेलीविजन शोज पे बहुत रेगुलरली दिखा करते थे, वो सीन एज अडॉप्टिंग अ नोटिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो टोन थी वो सॉफ्टर थी, यानी कि हम बाकी जितने भी उनके कोलीग्स देखते हैं या बाकी जितने भी डिप्लोमेट्स देखते हैं चाइना के, आपको याद होगा बहुत इनिशियली अगर आप ये वीडियोस बहुत बिगिनिंग से फॉलो कर रहे हैं तो हमने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को बहुत ही डिटेल मैनर में डिस्कस किया था, क्या इसका पास्ट है, व्हाट डज द टर्म एग्जैक्टली मीन, ठीक है। तो वुल्फ वॉरियर अप्रोच शी के जो बेसिकली चाइना के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं सब वुल्फ वॉरियर अप्रोच के साथ अपनी डिप्लोमेसी को हैंडल करते हैं। वो वुल्फ वॉरियर का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी, यानी कि जीरो टॉलरेंस डिप्लोमेसी, के आप चाइना के खिलाफ एक शब्द बोलिए और हम गुस्सा हो जाएंगे। आप चाइना के खिलाफ बोलिए ताइवान, ये तो ताइवान का नाम लेते ही दे वुड स्टार्ट बहुत अग्रेसिवली बोलना शुरू हो जाएंगे, दिस इज आवर नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज आवर कोर इंटरेस्ट, यू हैव नो बिजनेस टू टॉक अबाउट ताइवान। आप बोलिए हांगकांग के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट गलत लाए हैं आप, तो डिप्लोमेट्स बहुत अग्रेसिवली, दिस इज आवर कोर इंटरेस्ट, दिस इज आवर नेशनल इंटरेस्ट, यू हैव नो बिजनेस टू टॉक अबाउट हांगकांग। तो ये होती है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। आप बातचीत नेगोशिएशन तो बहुत दूर की बात है, आप वर्ड भी नहीं सुन सकते जो आपके कोर इंटरेस्ट को बिलोंग करता है, दैट इज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। लेकिन जो चिन है, बेसिकली चिन गैंग है, वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को डिप्लॉय करते नहीं दिखे हैं, तो ही इज बीन वेरी सॉफ्टर इन टोन कंपैरेटिवली, रिलेटिवली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के सॉफ्टर अप्रोच वाले इंसान को बनाया जा रहा है फॉरेन मिनिस्टर। ये इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो अब आप याद करने की कोशिश कीजिए, दिस इज हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स, राइट। इसीलिए मैं आपको हमेशा पास्ट प्रेजेंट जो हो रहा है उसको कनेक्ट करके चीजें बताती हूँ, सो दैट फ्यूचर में कोई आर्टिकल है तो फिर आप उसको भी ऐड ऑन करके देखें। तो आपको याद होगा अभी बाली समिट हुई थी G20 की, राइट, नवंबर में। तो जब G20 की समिट हुई थी तो उसमें प्रेसिडेंट बाइडन, जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग मिले थे, और उसमें दोनों ने ये चीज पे कंसेंसस रीच किए थे दोनों के, हम बेसिकली अब क्या करेंगे, कहीं कॉमनैलिटीज हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे और जहां भी पॉसिबल हो हम एक अकोमोडेटिव स्टैंड लेके चलेंगे एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो जहां भी पॉसिबल है कॉपरेट करना, वी विल कॉपरेट देयर। हम अपनी रेड लाइंस देखेंगे कि क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। आप मेरे सेंसिटिव इश्यूज को मत उठाइए, मैं आपके सेंसिटिव इश्यूज को नहीं उठाऊंगा, लेकिन जहां पे कॉपरेशन पॉसिबल है वहां हम कॉपरेट करेंगे। हमें, आपको याद होगा बाइडन ने क्या कहा था कि हमें कंपटीशन चाहिए लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, वी वांट कंपटीशन एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट। और उसी के बेसिकली फॉलो अप में इस तरह के फॉरेन मिनिस्टर को चूज किया जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इंटरनेशनल थिंग, इंटरनेशनल अफेयर्स वर्क, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी जिनपिंग ऑन हिज पार्ट अभी तक तो हमें लग रहा है इज कीपिंग अप हिज वर्ड्स, बिकॉज ही ऑल्सो अग्रीड टू द फैक्ट दैट वी डू नॉट वांट कॉन्फ्लिक्ट, वी वांट कॉम्पिटिशन, बिकॉज कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्दी एंड इट्स गुड ओनली। दोनों ही ग्रो करेंगे, दोनों ग्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पूरे संसार की ग्रो करेगी, ओके, इंक्लूडिंग द बॉर्डर विद इंडिया इज ओके। सिंस द अक्टूबर पार्टी कांग्रेस, जब से चाइनीज कम्युनिस्ट कांग्रेस हुई है, तब से एक टैक्टिकल शिफ्ट देखा गया है बीजिंग के एक्सटर्नल मैसेजिंग में, और एक कोर्स करेक्शन उन्होंने की है कि बेसिकली वो किसी को आइसोलेट नहीं करना चाहते, चाइना को खुद को आइसोलेट करता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि पूरा संसार एक तरफ चाइना एक तरफ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो हार्ड लाइनर स्टैंड है कोर इशूज पे, ओके फाइन, उस पर रहेगी। ताइवान इनका है, वन चाइना प्रिंसिपल, ये बोलते रहेंगे, रिएटरेट करते रहेंगे, लेकिन स्टिल यूएस और भारत के साथ मोस्टली ये अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। मिस्टर चिन विल रिप्लेस वांग याई 69 हु वाज, अब देखिए तो फिर वांग याई तो इतने बड़े इंसान हैं, इतने फेवरेट हैं शी जिनपिंग के, फिर उनका क्या होगा, वो फॉरेन मिनिस्टर गए। जी हाँ बिल्कुल, फॉरेन मिनिस्टर तो हट जाएंगे, लेकिन जो 25 मेंबर का पॉलिट ब्यूरो है चाइना का, कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो मैं आपको बस एक पैरेलल बताना चाहती हूँ, ऑल्दो मैं बता चुकी हूँ कम्युनिस्ट पार्टीज की पॉलिट ब्यूरो होती है, ये बेसिकली कैबिनेट मान सकते हैं आप इसको, कि इस जगह सबसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जितने भी डिसीजन है यहाँ पे कैबिनेट लेता है, न्यूक्लियस ऑफ द गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है। तो न्यूक्लियस ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी इज पॉलिट ब्यूरो, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन होंगे पार्टी के, सरकार के, ये 25 बंदे लेंगे, दे आर वेरी क्लोज टू शी जिनपिंग, ओके। मिस्टर चिन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर फ्रॉम मिस्टर वांग एज द, ओके। तो ये मिस्टर चिन अब साथ साथ मिस्टर वांग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव भी हुआ करते थे इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स के, अब ये उसका रोल भी ले लेंगे. सो इसीलिए इट वाज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस मिस्टर चिन गैंग. ओके. New trials add 7 more years to Suu Kyi's jail term of 26 years. No, this is insane and this is unthinkable कि एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जेल में ही बिता दी अपनी कंट्री के लिए. I simply cannot comprehend this कि ऐसा किसी देश में हो सकता है, ऐसा हो रहा है. क्योंकि क्या हुआ है, जो नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल पीस प्राइज विनर ऑन्ग सैन सू की, जो बेसिकली उनके खिलाफ कैंगरू कोर्ट्स चलाए गए हैं, आप जानते हैं. और ऑलरेडी 26 साल की सजा इन्हें हो चुकी है एब्सर्ड केसेस के ऊपर. कोई करप्शन का केस है, एक टाइम पे उन्होंने एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट यूज कर लिया था, वो सरकार का पैसा था, वो नहीं यूज कर, इधर उधर की पता नहीं बेफालतू की छोटी छोटी बातों पे पहले ही 26 साल की सजा दे चुकी थी वहां की जनता. अब 7 साल और ऐड हो गए हैं, तो अब फाइनली इनका ट्रायल खत्म हो गया. इनकी तो पता नहीं कितनी लाइफ भी है. खैर, हम कोई होते नहीं है कहने वाले. 77, शी इज ऑफ 77 राइट नाउ. 26 + 7 आप लगा लीजिए कि 33 साल की इनको सजा है. तो आप देख लीजिए कि क्या ही होगा. डिपोज म्यांमार लीडर ऑन्ग सान सू की वॉज कन्विक्टेड ऑफ 5 counts of corruption on Friday and jailed for 7 more years, an informed source said, wrapping up a marathon of trials. तो finally यही सारी चीजें हमने देखी हैं. Okay, Putin, Xi hail best in history ties, vow to deepen relations. So this is very important और इसका एक follow up आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करना है. देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओनली क्योंकि चाइना और भारत कहीं ना कहीं एक टर्फ में एंगेज्ड है. वहीं भारत और रशिया की सबसे हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप है, एज इट इज सेड, राइट. और हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो चाइना का हमारे एनिमी का दोस्त बन रहा है, सॉर्ट ऑफ एनिमी. ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कंसर्न है बहुत बड़ा, क्योंकि एक समय पे, अभी थोड़े ही समय की बात है, इतना समय हुआ भी नहीं है, जब चाइना से थ्रेट आया था गलवान क्लैश के अराउंड, तो तब ये एक पॉसिबिलिटी थी कि एक फुल फ्लेजेड वॉर हो सकता है भारत और चीन के बीच में. तब पुतिन ने ये कहा था, वी विल स्टैंड बाय इंडिया. बट दैट इज नॉट द केस, दैट कैन नॉट बी द केस नाउ. अगर कभी भी हम दोनों के बीच में, तो पुतिन भी वही करेंगे, नॉन अलाइनमेंट जो भारत करता आ रहा है. तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कंसर्निंग है. इसीलिए जो भी हो रहा है इनके रिश्ते में, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. ओके, आर रिलेशंस हैव पास्ड. अब तो देखिए पुतिन ने क्या कहा है कि हमारे रिश्ते ने, चाइना और रशिया के रिश्ते ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं. तो ऑल वेदर फ्रेंड अब चाइना और पाकिस्तान ही नहीं रहे, बल्कि चाइना और रशिया भी बन गए हैं. हर मौसम के दोस्त, हर तरह का टेस्ट जो पास कर लेता है रिश्ता, ठीक है. तो ये एक बड़ी नई चीज यहाँ से हमें देखने के लिए मिल रही है, डेमोन्स्ट्रेटिंग. तो इतना जो हर रिश्ता हर तरह का टेस्ट पास कर ले, तो वो दैट रिलेशन इज मैच्योर, दैट रिलेशन इज स्टेबल. ओके, तो यही पुतिन ने भी कहा है. एंड दे कंटिन्यू टू ग्रो डायनेमिकली एज बोथ ऑफ अस पॉइंटेड आउट आर करंट रिलेशंस. अब जैसा कि दोनों ही रिएटरेट किया कि जो अभी इनका प्रेजेंटली चाइना और रशिया का जो रिश्ता है, रिलेशन है, ये बेस्ट तरह का रिश्ता है. आज तक की हिस्ट्री में रशिया और चाइना के रिश्तों की ये बेस्ट स्टेट में है, अभी बेस्ट फेज में है. क्योंकि अगर आप इस, जैसे कि मैं बहुत बार रिटरेट कर चुकी हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता. देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट फोर्स. यानी कि कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता. ये सब बदलते रहते हैं, ये अलायंसेस बदलती रहती हैं. जब सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट है, जब आपको किसी की जरूरत है तो वो आपका दोस्त बन जाता है, जब कोई आपके थोड़े खिलाफ चला जाए तो वो आपका एनिमी बन जाता है. तो यूएस कौन सा हमारा दोस्त हुआ करता था? यूएस हैज बीन अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, बट सी द सिचुएशन टुडे, यूएस हमारा दोस्त है. तो दिस इज ऑफ कोर्स एब्सर्ड. अब वैसे ही चाइना और रशिया कभी भी दोस्त नहीं हुआ करते थे. चाइना और रशिया क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके बीच में भी बॉर्डर क्राइसिस है बहुत बड़ा. दे हैव सॉर्ट ऑफ बिन एनिमीज ऑफ ईच अदर. ऑल्दो कम्युनिस्ट वाला एक वहाँ पे चीज हो सकती थी, पर दोनों क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज हैं, और नेबरिंग कंट्रीज बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिनके बीच में कोई टसल ना हो. तो वैसे ही चाइना और रशिया का भी एक बहुत ही इस तरह का पास्ट है. बट सी द सिचुएशन टुडे, दोनों का एनिमी सेम है, तो दोनों दोस्त बन गए. क्यों? क्योंकि दोनों का एनिमी यूएस है. तो ये चीज यहाँ पे हो रही है. अब साथ ही में पुतिन हैव सॉर्ट ऑफ एग्जैजरेटेड इट, और इन्होंने बोला है कि जिस तरह का
रिश्ता हमारा है, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ मॉडल ऑफ कॉपरेशन बिटवीन मेजर पावर्स इन 21st सेंचुरी, कि मेजर पावर्स के बीच में इस तरह का कॉपरेशन भी हो सकता है। मेजर पावर्स हमेशा किसी ना किसी वॉर में ही नहीं इंडल्ज्ड होते, बल्कि कॉपरेट भी कर सकते हैं। 21st सेंचुरी हमारे मॉडल से सीख सकती है। द वीडियो कॉल अहेड ऑफ द न्यू ईयर, तो न्यू ईयर से पहले ऑलमोस्ट इस तरह की जो वीडियो कॉल है, ये ट्रेडिशन बन चुकी है दोनों लीडर्स के बीच में। न्यू ईयर है कल, तो न्यू ईयर शुरू हो रहा है, तो इसीलिए they are discussing it. Okay, without naming the US, Mr. Xi said, facts have repeatedly proven that containment and suppression is unpopular and sanction and interference is doomed to fail. अब देखिए मिस्टर शी ने क्या कहा है कि कहीं ना कहीं भारत का स्टैंड भी यही है जो चाइना का है, कि फाइन जो वॉर है दैट इज रॉन्ग, जो भी हो रहा है वो गलत है, पर सैंक्शंस भी तो गलत है। ये इस तरह के जो आप यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा रहे हैं वेस्ट, तो इसीलिए तो हमने इस तरह का स्टैंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चूज किया है। सैंक्शंस आर आल्सो रॉन्ग, क्योंकि इस वजह से आप कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ सफर कर रहा है। तो जिस यही शी जिनपिंग ने भी कहा है, ही सेड डिस्पाइट द अनफेवरेबल एक्सटर्नल सिचुएशन, द इलेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस एंड patent blackmail on the part of certain western countries, Russia and China have achieved record high growth rates in mutual trade. तो इतनी सारी दिक्कतों के बाद, इतनी सारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद, जो इलेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, रशिया के ऊपर G7 प्राइस कैप लगा दिया, बहुत सारी चीज़ों के बाद रशिया और चाइना का जो म्यूचुअल ट्रेड है वो 25% से बढ़ गया है, और दे आर ऑन ट्रैक टू मीट $200 बिलियन टारगेट ऑफ म्यूचुअल ट्रेड बाय 2024. दिस इज ह्यूज। ओके, रशिया होल्ड्स सेकंड प्लेस। अब ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखिए, क्योंकि हम जब कहते हैं रशिया और चाइना, रशिया और भारत दोस्त हैं, तो लेकिन हमारा म्यूचुअल ट्रेड और रशिया चाइना का म्यूचुअल ट्रेड एक बार कंपेयर कीजिए। चाइना का म्यूचुअल ट्रेड आप किसी भी कंट्री से कंपेयर कीजिए, आप हर आंसर में लिख सकते हैं। अगर हम सेंट्रल एशिया लिख रहे हैं, तो सेंट्रल एशिया के साथ हम अपना एक बार 2 बिलियन वाला कंपेयर करके देखिए चाइना के ट्रेड के साथ सेंट्रल एशिया, तो ऑलरेडी एज है चाइना के पास। चाइना का हर कंट्री के साथ, हर रीजन के साथ, हर सब रीजन के साथ ट्रेड इतना स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा है, कि इफ इंडिया हैज़ टू compete, इंडिया विल हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर वी रीच वेयर वी एस्पायर टू। ओके, तो वैसे ही रशिया और चाइना की अगर हम बात देखें, रशिया होल्ड्स सेकंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइन गैस सप्लाईज टू चाइना। तो चाइना का सेकंड बिगेस्ट सप्लायर पाइपलाइन गैस का रशिया बन चुका है, एंड फोर्थ इन टर्म्स ऑफ LNG एक्सपोर्ट्स। बाय December 1, रशिया सप्लाइड टू चाइना 13.8 बिलियन cubic meters of gas along the eastern route. Okay, and in December, supplies exceeded daily contractual targets by 18%. So ये चीज़ बस हम इसलिए देख रहे हैं. These are the things you can mention. अभी तो इसमें और डेटा आएगा, but just to have the gravity of the kind of situation it is. Mr. Putin highlighted infrastructure projects. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि दोनों के बीच में भी बॉर्डर का क्राइसिस रहा है, तो ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे ही दोनों का जो एक टाइम पे डिस्प्यूटेड बॉर्डर हुआ करता था, जो आमूर रिवर है वहाँ पे, जो आमूर रिवर के जो शेयर करते हैं दोनों कंट्रीज, उस पर अब 2 ब्रिजेस आ रहे हैं, तो परमानेंट ब्रिजेस। तो आप देखिए कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिस्प्यूटेड रीजन्स पे लिए जा रहे हैं, जो डिपिक्ट करते हैं वेयर द रिलेशन हैज गॉन नाउ। मिस्टर शी इन हिज कमेंट्स टू Mr. Putin warned of a Cold War mentality, provoking division and antagonism and stoking confrontation between blocs, and said China stands. अब देखिए इन्होंने बोला है चाइना ने कि कोल्ड वॉर मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, जो USSR और US के बीच में इतने साल एक वॉर चली, दैट इज रॉन्ग, और अभी भी कहीं ना कहीं US की कोल्ड वॉर मेंटालिटी ही है। ये चीज़ पुतिन भी आपको बहुत बार बोलते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब तो कोल्ड वॉर 2.0 आएगी ना। चलिए, रशिया बार बार खुद को दिखा देता है, एग्जिबिट कर देता है, ओके वी आर ऑल्सो अ पावर, लेकिन कोल्ड वॉर अगर हुई भी तो वो चाइना और US के बीच में होगी ना। तो अब तो मेजर पावर्स यही हैं कहीं ना कहीं, इकोनॉमिकली तो मिलिटरली भी। ओके, तो कोल्ड वॉर मेंटालिटी के अगेंस्ट शी जिनपिंग है, ये इन्होंने बताया है। साथ ही में इन्होंने कहा है कि हम रशिया के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, और उस हर एक प्रोग्रेसिव फोर्स के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं जो हेजेमनी और पावर पॉलिटिक्स को अपोज करता है। तो किसको रेफर किया है इन्होंने? US को रेफर किया है, क्योंकि US जो मोनोपोली, डोमिनेंस, जो हेजेमनी वो अपनी ब्रेक होते नहीं देख सकते। US
लीड्स वेस्ट और सारे इंटरनेशनल ऑर्डर यूएस का ही बेसिकली लिबरलिस्टिक टाइप्स है, तो इसको ये अपोज करते हैं। ये एडेड दैट चाइना विल वर्क विद रशिया टू, अब साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स के पार्ट हम भी हैं, इंडिया भी है, तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस तरह की जो नेगोशिएशन, जिस तरह की टॉक्स, वर्चुअल टॉक्स, ये जितना भी होता है कि उसमें इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है, वाई शुड इंडिया बी रीडिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, तो इसीलिए क्योंकि ब्रिक्स की बात हुई है और शी जिनपिंग ने ये कहा है कि हम रशिया के साथ मिलके एक्टिवली एडवांस करेंगे ब्रिक्स की मेंबरशिप एक्सपैंड करने के लिए। अभी क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यही है ब्रिक्स के मेंबर्स, तो मेंबरशिप को एक्सपैंड करने की बात की गई है। तो इसमें जितने भी लाइक माइंडेड नेशंस हैं जो चाइना रशिया के साथ बेसिकली मिलकर चलना चाहते हैं, वेस्ट का हेजेमनी को अपोज करते हैं, वो सारे ब्रिक्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि ब्रिक्स भी जो फोरम है वो स्ट्रेंथन हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इसी का एक फॉलो अप आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमें एक बहुत ही अलग एलिमेंट को डिस्कस करना है कि कैसे ये जो यूक्रेनियन वॉर चल रही है इसमें यूके का क्या रोल है। ऑल्दो हम यूके वाला रोल तो डिस्कस कर चुके हैं, ईरान का क्या रोल है। ओके, तो ये कई कई चीज़ें जो आपको समझनी है। ओके, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। द चाइनीज साइड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शी जिनपिंग ने ये भी कहा कि चाइना ने नोट कर लिया है, पुतिन ने जो अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि हम तो कब से तैयार हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेसी के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व किया जाए, बट द वेस्ट इज होल्डिंग बैक। ओके, तो ये मैंने शी जिनपिंग ने नोट कर लिया है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको इस चीज़ के लिए। तो ये दोनों भाई हैं इस चीज़ में, पता नहीं पुतिन ने भी सही में कहा था, ही डिडंट इवन मीन इट आई बिलीव, और फिर भी लेकिन शी जिनपिंग बीइंग शी जिनपिंग, ये भी तो ऐसे ही हैं, ये भी तो कहते रहते हैं भारत को बार बार के कॉमनैलिटीज़ पे देखिए, बॉर्डर पे जो चल रहा है उसे छोड़िए पर हमसे ट्रेड कीजिए, है ना। फिर भारत बार बार इन्हें याद दिलाता है कि बॉर्डर पे क्राइसिस और बाकी जगहों पे ग्रोथ, ये चीज़ें दोनों साथ में नहीं चल सकती। तो ये ऐसे ही है, मतलब शी जिनपिंग को ऐसी चीज़ें रिकग्नाइज करते हैं ये। स्पीकिंग टू शी फॉर 8 minutes, पुतिन सेड ही एक्सपेक्टेड अ स्टेट विजिट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली पुतिन ने शी जिनपिंग को इनवाइट किया है अपने डियर फ्रेंड को, कोट एंड कोट, कि वो कमिंग स्प्रिंग में बेसिकली आए मॉस्को और पूरे संसार को डेमोन्स्ट्रेट करें कि हमारा रिश्ता कितना क्लोज हो चुका है। पुतिन सेड ही एम्ड टू डीपन, अब साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी अपनी कॉपरेशन को डीपन करना चाहते हैं कि मिलिट्री कॉपरेशन भी बढ़े, और शी जिनपिंग भी मान गए। वो कहा बिल्कुल जी, हम स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के लिए तैयार हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे, तो इट्स गुड ओनली कि हम अपनी मिलिट्री कॉपरेशन भी बढ़ाएं। अब देखिए ये तो बहुत ही अजीब है क्योंकि S-400 इन्हें भी मिल जाएगा, तो हमें यही तो लगता था आज तक कि इंडिया के पास रशिया से मंगाया हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम है, वो चाइना नहीं उसको बीट कर सकता, तो चाइना इनसे S-400 भी ले लेगा, फिर बस हो गए। तो ये तो इसीलिए तो दिक्कत है दोनों के रिश्तों से हमें, फिर इस तरह का रिश्ता इनका बढ़ता जाएगा, हम फोर्स हो जाएंगे यूएस से इस तरह के वेपन्स देने के लिए जिसका तोड़ चाइना और रशिया दोनों के पास ना हो, तो बट ये फिर लूप गलत चला जाएगा। She, however, made clear the ideological affinity between Beijing and Moscow when it came to opposing, ये चीज़ हम देख चुके हैं। China is ready to work with Russia, this is also what we have seen। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीटिंग जस्ट कुछ ही घंटों बाद हुई है जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया है 16 ईरानियन मेड शाहिद ड्रोन्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान का भी बहुत बड़ा रोल है। इससे ये पता चलता है कि ये जो 10 महीने की वॉर है जिसमें ये चीज़ बार बार हम पढ़ते हैं, इसमें रशिया अकेला लड़ रहा है, रशिया अलोन, तो रशिया इज़ नॉट अलोन, ईरान इज़ विद रशिया। ओके, बिकॉज ईरानियन मेड ड्रोन्स आर बीइंग डिप्लॉयड इन द बैटल फील्ड। चाइना है कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली तो है ही, ऑल्दो कुछ वेपन तो नहीं भेजे। नॉर्थ कोरिया है, कहीं बहुत सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट यूएस की ये बताती हैं कि नॉर्थ कोरिया भी अब बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में, क्योंकि रशिया के पास भी ऑफ कोर्स कमी हो जाएगी एक पॉइंट के बाद। आप कितनी लड़ाई लड़ लोगे, तो आपको वेपन्स चाहिए, रिप्लेनिश करने हैं अपने इक्विपमेंट्स को, वो भी तो नॉर्थ कोरिया बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ईरान ने देखिए क्या है, अभी तक तो मना किया। पहले भी अराउंड 1000 ड्रोन यूज़ किए गए थे ईरान के, शाहीद 136 वाले ड्रोन्स। तो ये ट्रायंगुलर ड्रोन है वैसे, अगर आपको पता हो तो ये जो ड्रोन है
इसको 1000 के करीब ईरानियन इन ड्रोन्स को पहले भी यूक्रेन की बैटलफील्ड पे रशिया द्वारा यूज़ किया, तो अभी तक तो मना ही करता रहा। वेन एवर ईरान वॉज क्वेश्चन अबाउट इट, इंक्वायर्ड अबाउट इट, ईरान वुड ऑलवेज रिप्लाई के नो, वी आर नॉट इवन अवेयर कि यूक्रेन में चल क्या रहा है, कौन सी वॉर, ओके, विच ड्रोन, व्हाट ड्रोन। लेकिन फिर नवंबर में फाइनली उन्होंने एडमिट कर लिया, ईरान के एक ऑफिशियल ने बोला कि ओके हाँ, हमें पता चला कि ईरानियन मेड ड्रोन्स है, पर वी स्वेयर ये अभी नहीं हमने उनको दिए वॉर में डिप्लॉय करने के लिए, हम तो वॉर के खिलाफ हैं। ये उन्होंने हमसे फरवरी 24 से पहले एक बारी कभी किसी ऑर्डर पे लिए थे, और ये वही अब डिप्लॉय कर रहे हैं। वी डू नॉट इवन नो व्हाट द वॉर इज ऑल अबाउट। तो ये ईरान बेसिकली एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, बट यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कहती हैं कि एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस किया गया है रशिया द्वारा ईरान के इस शाहिद और ड्रोन्स के लिए, तो वो भी डिलीवर होने ही वाले हैं। और साथ ही में यूके, आप जानते हैं यूके कहाँ से आ गया इस वॉर में। इसीलिए जब भारत में मुंबई और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो रशिया ने यूके के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, यूके ने रशिया के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि चलिए यूके का समझ आता है क्योंकि वेस्ट एक है ये कहीं ना कहीं, लेकिन रशिया ने यूके के बारे में क्यों बोला? रशिया ने यूके के बारे में इसीलिए बोला क्योंकि जो अभी रिसेंटली रशिया की एक ब्लैक सी की शिप थी, ब्लैक सी फ्लीट, उसको ड्रोन अटैक के द्वारा मारा गया, खराब डिस्ट्रॉय किया गया, आग लगा दी गई उसमें, तो वो यूके ने करवाया था, इंग्लैंड ने करवाया था। फिर उससे पहले आपको याद होगा बाल्टिक सी में मिथेन सैबोटाज हुआ था, जो पाइपलाइन है रशिया से जा रही थी, तो फिर रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको इन्वेस्टिगेट करवाया और पता चला ये सैबोटाज किसने करवाया था, यूके ने करवाया था। तो यूके ऑल्सो हैज गॉट टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन। अब साथ ही में यूके का एक और बड़ा रोल क्यों है, दो तीन चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनल चीज़ यूके का रोल इसीलिए है क्योंकि जो G7 का प्राइस कैप है कि हम इतने बैरल के ऊपर रशिया का तेल लेंगे ही नहीं, तो उसमें यूके का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिप की इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारी यूके बेस्ड हैं। तो यूके ही इंश्योरेंस करता है कि अगर थोड़ा बहुत तेल का स्पिलेज हो गया तो इंश्योरेंस है वो तो होगी ना, जब इतने बड़े बड़े टैंकर्स जा रहे हैं। तो फिर जब आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही आपको इंश्योरेंस नहीं देगी तो फिर आप कहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ इट। विश्व गुरु, नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस आर्टिकल? हम बहुत बार बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि एक डेवलप्ड इंडिया कैसा होगा, ओके क्योंकि ऐसे में बहुत ही बड़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अमृत का 2047, नाउ दैट अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव हैज़ बीन sort of completed, 75 years हो गए हैं, बट वी आर looking forward to what a developed India would be like। किस तरह की कंज्यूमर स्ट्रेंथनिंग हम देख चुके हैं, राइट टू रिपेयर प्रोटोकॉल, किस तरह का लॉ सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, कॉलोनियल लेगेसी वाले लॉज नहीं होने चाहिए, अ लॉट ऑफ इट, ओके। उसी के कुछ एलिमेंट्स, प्रताप भानु मेहता, वेरी वेरी वेल नोन पॉलिटिकल एनालिस्ट, वेरी वेरी वेल नोन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ओके। तो इनसे हम देखते हैं क्योंकि भारत का जो डेवलप्ड का सपना है, डेवलप्ड नेशन का, तो भारत को विश्व गुरु भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार बोला है दैट इंडिया इंटेंड्स टू बिकम अ विश्व गुरु। तो विश्व गुरु का वैसे अगर हम मतलब देखें तो क्या होता है, पूरे संसार का गुरु, राइट, जो आप इंडिया में ढूंढ सकते हैं, ओके। तो यही बेसिकली हम देखते हैं कि कैसा होगा भारत अगर विश्व गुरु बनता है। तो विश्व गुरु वाली जो एलिमेंट है आप डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए, क्योंकि सर्वधर्म संभव आप लिखते हैं, ओके, वासुदेव कुटुंबकम, ये सारे वर्ड्स जब आप लिखते ही हैं अपने एसेज एथिक्स वगैरह में, सो व्हाई नॉट विश्व गुरु, ओके। तो हम देखते हैं किस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, व्हाट डज पीबी मेहता जी थिंक्स अबाउट इट, ओके। The idea of a Vishwaguru is a new addition to Indian political lexicon. It defines a lofty ambition, a call to lift India above itself and be a beacon to the world. तो बेसिकली क्या है, अब हम देखते हैं, ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हम कैसे इंडिया को इमेजिन करते हैं विश्व गुरु के रूप में, क्या टास्क है हमारे समक्ष जो हमें पूरे करने पड़ेंगे इससे पहले कि हम विश्व गुरु बन जाएं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट दैट इज इमेजिन्ड बाय आवर लीडर्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज। तो देखिए, यूजुअली हम प्रताप भानु मेहता जी को, जो करंट सरकार है, उनके बहुत ही मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदुत्व और इस तरह के इनके हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। he's sort of not okay with the kind of majoritarian politics that is running in the country. तो but this time he is agreeing with the fact, क्योंकि यहाँ पे I hope बिल्कुल towards the end इन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता द पावर ऑफ विश्व गुरु। गॉड नोज ह्यूमैनिटी नीड्स समवन टू क्लेम दैट मैंटल। कहीं भगवान को ये पता है कि इस
टाइम की, इस एरा की ह्यूमैनिटी को कितना बैडली इस तरह का कोई विश्व गुरु चाहिए, ताकि ये जो कलेक्टिव नार्सिसिज्म पूरे संसार में फैल गया है, हर कोई समझता है वी द बेस्ट, वी सुपीरियर एंड ऑल ऑफ दैट, उनको देखना है कि क्या होता है। इस तरह का कोई इंसान, इस तरह की कोई कंट्री जरूर चाहिए। समवन नीड्स टू इन्फ्यूज अ वर्ल्ड wrecked with crony capitalism, dysfunctional nation state forms, great concentration of power, ethnic tensions, territorial obsessions, ecological catastrophe with the new wisdom. Disasters हो रहे हैं, माइग्रेशन, टेरिटोरियल ऑब्सेशंस, नेशनल सिक्योरिटी, दिस दैट, इस तरह की चीज़ों से ऊपर उठने के लिए एक नया सोच, एक नई विजडम, एक नया कोई दिखना, जिसमें होप दिखे, ऐसा ज़रूर पूरे संसार को चाहिए। इसीलिए बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट विश्व गुरु। आई वॉज एक्सपेक्टिंग विश्व गुरु पे एक पर्टिकुलर कोई एडिटोरियल आएगा, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्रताप भानु मेहता जी की तरफ से आएगा, बट ओके, लेट्स डिस्कस इट। ओके, तो आप इसमें से कई कई पॉइंट्स जो लिख सकते हैं वो क्या है? If the power of more than a billion okay, विश्व गुरु signifies the mother। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है जो GS1 में आ सकता है, वो है कि भारत में डेमोक्रेसी सिर्फ कॉलोनियल इम्पोजिशन नहीं था। भारत में डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये एंशियंट है, क्योंकि अगर आप बुद्धिस्ट संगास देखेंगे तो उसमें डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, उसमें हर चीज़ यूनानिमसली कंक्लूड की जाती थी, हर डिसीजन इस तरह से लिया जाता था। बहुत सारी, अगर आप यादव काउंसिल्स देखेंगे, इफ़ यू गो टू लॉर्ड श्री कृष्ण टाइम, है ना, तो आप जब यादव काउंसिल देखेंगे तो काउंसिल सिस्टम क्या है, ही इज नॉट द किंग, लॉर्ड कृष्ण वाज नॉट द किंग, क्योंकि वो काउंसिल सिस्टम के एक मेंबर थे। ठीक है, जैसे पंचायत है ना, जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा में आप लिखिए डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लिखिए कि भारत में है, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है विश्व गुरु कौन होगा। विश्व गुरु वुड बी द मदर हर चीज का, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो संसार अकम्प्लिश करना चाहता है, यहाँ पे ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, इट इज ऑलरेडी बॉर्न हियर विश्व गुरु में। ठीक है, तो इंडिया वुड बी द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, मदर ऑफ ऑल साइंस, विच इज ट्रू। आर्यभट्टा, बहुत सारे ऐसे, रामानुजा, जो आप बिल्कुल पहले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इंडिया सॉर्ट ऑफ इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेज, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, ओके, मदर ऑफ ऑल इकोलॉजी। जिस तरह का नेचर और ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखिए आप इंडिया की, जिस तरह की एफिनिटी इकोलॉजी और ह्यूमैनिटी के बीच में है भारत में, जो एंशियंट टाइम से चली आ रही है, द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, द मदर ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि औरोबिंदो ने कहा था कि भारत को आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत को स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करनी है पूरे संसार में, एंड द मदर कैन नॉट बी इन चेंज फॉर लॉन्ग। तो सिंस ऐसे इज अ लॉट ऑफ, बहुत आप ड्रामेटाइज करते हैं, बहुत ब्यूटिफाई करके लिखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप इनकलकेट कीजिए। सो विश्व गुरु हैज़ टू बी द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, ऑल साइंसेज, ऑल इकोलॉजी, ऑल इन्वेंशंस, ऑल स्पिरिचुअलिटी। ओके, एंड इंडिया कैन बी अ विश्व गुरु दिस वे। ओके, तो ये चीज़ तो बिल्कुल हो सकती है पूरी। Okay, the Vishwa Guru as it at its most useful is a mediator. Now this is very important. और अगर ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं बस वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका कोई एक प्रेसिडेंट है। वो चीज़ हम लेटली भी डिस्कस कर रहे हैं, पब्लिक फोरम में भी चल रही है, जो आपके लिए क्वेश्चन भी बन सकती है। ठीक है, तो आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कितना पहले, पर ये चीज़ हमने वीडियोज़ में डिस्कस की है, तो अभी 5 महीने के अंदर अंदर का ही कोई समय होगा। तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बोला था, ओके, अ लॉट ऑफ पैसिविटी इज डन, हम बहुत पैसिव रह के भारत ने देख लिया अब, लेकिन भारत क्योंकि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, भारत का ग्लोबल स्टैचर इतना बढ़ गया है, एवरीबडी वांट्स टू टेक इंडिया सजेशन, इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं मिस्टर मोदी शुड बी कन्विंसिंग मिस्टर पुतिन अबाउट seizing this war. So India has got a different stature altogether. So India अब इस तरह का कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे संसार में क्या चल रहा है, आप इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा देश, अब ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मिस्टर एस जयशंकर ने कहा था। ठीक है, ऑल्दो यही नॉन अलाइनमेंट नहीं हमें अभी तक बचाया हुआ है, नहीं तो हम फंस जाते अभी तक, हमें किसी न एक कंट्री का, किसी एक ब्लॉक का साथ देना ही पड़ जाता, बट in this thing, thanks to our first prime minister, because had a president not been there, हम इस चीज़ को कैसे फॉलो अप करते, अभी हमें यूक्रेन वॉर में भी किसी ना किसी का साथ देना पड़ जाता, तो ये चीज़ हमें बचा लेती है आरपी। बट स्टिल उस समय पे एस जयशंकर जी ने ये कहा था कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा देश,
अब अफोर्ड नहीं कर सकता, हम मीडिएटर की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। हर तरह के ग्लोबल फिनोमेनन में हमारा एक योगदान होगा। तो इंडिया एज अ विश्व गुरु कैन बी अ मीडिएटर। लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा है, हम दूसरे के उसमें मीडिएट करने के लिए तैयार है, पर हमारे कॉन्फ्लिक्ट में हमें मीडिएशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट। इसीलिए जब पाकिस्तान आए दिन उठ के कहता है कि यूनाइटेड नेशंस को लेके आओ कश्मीर इशू रिजॉल्व करने के लिए, तो हम कहते हैं बायलैटरली करेंगे, हम सक्षम हैं। या फिर हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, ये आपस में आप कितना भी लड़िए। देखिए अभी क्या हुआ, मिस्टर मोदी को जो बिलावल जरदारी भुट्टो हैं, उन्होंने क्या बोला अभी, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, दैट गोधरा राइट्स के लिए फ्रेम किया उनको। तो not withstanding the fact कि कितने सारे political opponents हैं मिस्टर मोदी के, but they all of them came together because he is the prime minister of India and India is one, and तो इस तरह के conflicts हमारे internal हैं। ऑपोजिशन इंटरनल होती है, बाकी हम बाहर सबके लिए एक ही हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने बेसिकली क्या कहा कि हम हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, बट ही इज आवर पीएम, यू कैन नॉट से दिस अबाउट हिम। तो ये जो है बेसिकली हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में विश्व गुरु को किसी की मीडिएशन की जरूरत नहीं है, बट वी आर रेडी। अगर आपको सच में लगता है हम सक्षम हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम आइडियल मीडिएटर हैं, वी आर रेडी। ओके, द नॉन अलाइंड दैट अलाइंस द वर्ल्ड। ठीक है, हम वैसे नॉन अलाइंड कंट्री हैं जो पूरे संसार को एक थ्रेड में पिरो सकते हैं। द स्विंग स्टेट दैट स्टेबलाइजेस इट, द ब्रिजिंग पावर दैट यूनाइट्स इट, इट्स ओन कॉन्फ्लिक्ट्स डोंट नीड मीडिएशन सिंस द विश्व गुरु इज अ मीडिएशन इटसेल्फ। इन अ वर्ल्ड रैक्ड बाय ग्रेट पावर हिपोक्रेसी, द मीडिएटर स्टैंड्स फॉर द कॉमन गुड। ओके, तो ये बेसिकली इस तरह की लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। ओके, तो एक फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, ऑल साइंसेस। ओके, नंबर 2 फैक्टर हमने क्या डिस्कस किया, मीडिएटर का। नंबर 3 मटेरियल पावर। सी देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता मटेरियल पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, इसके बिना कुछ भी नहीं है, और प्रैक्टिकली तो सोचना ही पड़ेगा। ओके गुड, आप बोल सकते हैं, सुनने में चीज़ें बहुत अच्छी लग सकती हैं, पर इफ़ यू आर मटीरियली नॉट स्ट्रॉन्ग यू कैन नॉट बी अ विश्व गुरु। ओके, सो यू हैव टू बी अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अ लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग, अ सेल्फ सफिशिएंट पावर हाउस इन डिफेंस प्रोडक्शन। आत्मनिर्भरता जो अब हम कर रहे हैं, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन जो हम कर रहे हैं, लैंड ऑफ अबंडेंस, ओवरफ्लोइंग जॉब्स जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हाथ बहुत हैं, काम बहुत कम है। ठीक है, तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो आप अपने डेमोग्राफिक पोटेंशियल को यूज़ कीजिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कीजिए, स्किल कीजिए, और ज़्यादा स्किल कीजिए। ऑल्दो स्किलिंग मिशंस आर देयर, बट स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में सबसे ज़्यादा है इस समय पे। तो विश्व गुरु, अब हमने एक और फैक्टर डिस्कस कर लिया मटीरियल पावर का, अब हम एक और फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे मॉडर्निटी का। द विश्व गुरु इज मॉडर्निटी इटसेल्फ। अब मॉडर्निटी कैसे, कोई भी इंडेक्स हो डेवलपमेंट का, HDI हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, कोई भी डेवलपमेंट का इंडेक्स हो, उसमें हम नंबर 1 होने चाहिए, टॉप ऑफ एवरी इंडेक्स, क्योंकि वी आर द मॉडर्निटी आर सेल्स, कटिंग एज ऑन एवरी फ्यूचर ट्रेंड। द विश्व गुरु इज द आइडिया ऑफ अ marvelous itself, India as an ethereally sublime experience that leaves you shaking your head and leaves you speechless। अब देखिए, इट इज ट्रूली इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम भी है टूरिज्म का। ओके, तो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल ईडियम्स हो, उसमें हर चीज़ में मतलब बेसिकली हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं कि हम इस तरह की पॉलिटिक्स में आते हैं। इंडिया की पॉलिटी ऐसे वाली पॉलिटिक्स है, इंडिया की सोसाइटी ऐसे वाली सोसाइटी है जहाँ पे कास्ट सिस्टम है। हम किसी क्लासिफिकेशन में फिट ही नहीं होने चाहिए, वी शुड बी वन ऑफ आवर काइंड, है ना। हम ऐसे होने चाहिए जिसकी कोई डिस्क्रिप्शन ही है। जैसे आप अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ इज अर्थ लाइक, अर्थ शेप इज अर्थ लाइक शेप, है ना। तो वैसे ही इंडिया should be India like, India's polity should be India like, India's society should be India like. Okay, I would not underestimate the power of the Vishwa Guru. God knows, okay, this we have discussed. विश्व गुरु नीड नॉट मीन, अभी देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि आप बेफालतू बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट, क्योंकि कहीं चीज़ें, इसके कहीं एलिमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, एंड हेंस आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट विद यू। ओके, विद लार्ज स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर क्लाउड सर्विसेज। तो क्लाउड आप जानते हैं जहाँ आप बेसिकली अपने सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं इंटरनेट पे। यू डू नॉट नीड एनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी हार्डवेयर फॉर इट। ओके,
So over the past 5 years, the number of registered startups in India, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में 452 से 2016 में 452 स्टार्टअप्स थे, अभी 84,000 के से भी ज़्यादा है. सो दिस इज़ ह्यूज. ये पार्लियामेंट में जो अभी फिगर्स प्रेजेंट की गई हैं उसके हिसाब से तो आप लगा लीजिए 6 साल हुए हैं अभी सिर्फ हमें. तो 6 साल में इतना बड़ा लीप जो हमने लिया है. आप ये बहुत सारी जगहों पे लिख सकते हैं. से इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन इंडिया, देन ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डायमेंशन है. अगर GS3 का ही कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है, क्लाउड सर्विसेज पे ही क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी चीज़ में है, राइट अबाउट स्टार्टअप. ओके, वाइल दिस स्पैन अक्रॉस बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी बेसिकली रीजन्स में, सेक्टर्स में ये स्टार्टअप्स हैं. फिनेंशियल टेक, गेमिंग, हेल्थ टेक, सेवरल आर बेस्ड इन द क्लाउड, द सर्वर्स एंड डेटा स्टोरेज. अब ये सब कुछ हम देख चुके हैं. एक एग्जाम्पल जो आपको यहाँ से मिलता है, Amazon वेब सर्विसेज, जिसने बेसिकली वो क्या करते हैं, स्टार्टअप क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं. तो जैसे कोई एस्पिरेंट स्टार्टअप्स हैं जो भी उनको सूटेबल सर्विसेज लगती हैं कंप्यूटिंग में, स्टोरेज में, होस्टिंग में, वो उनको फ्री पे मिलती है क्योंकि क्रेडिट्स वो देते हैं. ठीक है, तो ये सारे क्रेडिट यूज़ कर करके आप हर स्टेज पे कुछ कुछ क्रेडिट्स मिलते रहते हैं, फिर ऐड ऑन होते रहते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है Amazon वेब सर्विसेज का आपके लिए. ओके, देयर वाज नथिंग मच इन इट, आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस कि आप देखिए कि 400 से इतना बड़ा 84,000 के करीब बेसिकली हमारा startup ecosystem पहुंच चुका है. Opposition divided on remote voting machines for migrants. Now this is very important because yesterday we discussed in detail at stretch about the remote electronic voting machine. Okay, और हमने सब कुछ देखा कि कैसे जो माइग्रेंट्स हैं, कैसे ऑल्दो हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो 67.64% है, बट स्टिल इट इज़ नॉट इनफ बिकॉज 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, दे आर नॉट वोटिंग, दे आर रजिस्टर्ड एड वोटर्स. रजिस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है पर वोट नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, कोई जॉब करने कहीं और गया हुआ है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है. सो देन comes up the Election Commission of India, because Election Commission of India, as I discussed yesterday, although there's a lot to its criticism, at least as far as the current political scenario is concerned, you will get a lot of allegations that it is politicized, there's no independence. Election commissioners, chief election commissioner, they are all hand-picked, cherry-picked by the executive, majoritarian, this, that. Okay, but there are also some very good points about Election Commission of India, as we discussed yesterday. आप कल की वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस किया है. आई वुड लिंक द वीडियो इन द आई बटन. ओके, पर हमने कल डिस्कस किया कि कैसे एक रिमोट पोलिंग बूथ जो होगा, एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होगी, वो 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक बारी में, मतलब उस पर आप एक बार इन सेंस आप तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देंगे जाके, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, पर 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिकली डायनेमिकली आप उस पर वोट किया जा सकता है 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक पोलिंग बूथ पे. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत कुछ है. जनवरी 16 को सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलना है. 8 नेशनल पार्टीज हैं, बाकी 57 अराउंड स्टेट पार्टीज हैं. गुड इनफ, पर किसी तरह की बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं पता. यही चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन ने डिस्कस करने हैं जनवरी 16 को. इलेक्शन कमीशन को पता है बहुत सारे चैलेंजेस, मैंने आपको खुद से भी कल बताए थे कि आप सपोज कीजिए अभी तो अगर फॉर एग्जांपल बिहार में इलेक्शंस हैं या हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हैं और आप रहते बेंगलुरु में हैं, तो कर्नाटका तो छुट्टी देगी नहीं अगर बिहार के या हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं. जब छुट्टी नहीं है तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉस आपको छुट्टी देंगे, तो आप कहाँ से वोट करने जाएंगे. तो ये तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है यहाँ पे वोट करने का. और भी बहुत सारे चैलेंजेस. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. अब देखिए कैंपेनिंग की बात है ना. अब आप बेंगलुरु रहते हैं, अब जो वोट वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वहीं कैंपेनिंग कर रही है ना उसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहाँ कर्नाटका भी कैंपेनिंग करने जाएंगे वो. फिर तो ऐसे बात ये है ना, फिर क्या है कि जो केंद्रीय सरकार है उसको एक एज भी मिल जाता है. क्यों मिल जाएगा, क्योंकि उनके तो कहीं ना कोई स्कीम, कोई ब्रिज, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हर दिन मिल रहा है, तो वो हर दिन अपने कामों के बारे में बता सकते हैं, पर बाकी ओपोनेंट्स नहीं बता सकते जा जाके. तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ पे लगना है, लेकिन अब आप बेंगलुरु में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं शायद उस स्टेट के, तो वहाँ लगना है कि नहीं लगना. बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं. तो देखिए ऑपोजिशन पार्टी से कुछ कुछ जो क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, हमें वो डिस्कस करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्रिटिसिज्म होते हैं जो आप अपने आंसर में लिखते हैं. ऑब्वियसली आप ये नहीं लिखेंगे कि कांग्रेस ये कह रही है या जनता दल ये कह रही है, बट दीज आर द क्रिटिसिज्म यू वुड राइट, दीज आर द चैलेंजेस यू गोना राइट ऑन योर पेपर. ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. A day after Election Commission announced that it had developed a prototype of a multi-constituency remote electronic voting machine for migrant workers and invited political parties to see the working of the prototype on January 16,
2016 the opposition parties on Friday were divided on the proposed move. तो मतलब ऐसा है कि कई लोगों ने इसको वेलकम भी किया है इस इनिशिएटिव को, ठीक है। तो जैसे जनता दल है और जो तेलुगु देशम पार्टी है टीडीपी, उन्होंने वेलकम किया है इस इनिशिएटिव को, लेकिन जो डीएमके है और जो तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सेम सा स्टैंड लिया है। तो ऐसे देखिए समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है कि पहले आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही मिसयूज इतना है, हम इतने सारे एविडेंसेस प्रेजेंट कर चुके हैं, तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तो वो सुधार लो, क्रेडिबिलिटी आप कहाँ से ले आइए, रिमोट वो भी वैसी ही होगी। तो इनका ये कहना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि इट इज़ नॉन हैकेबल। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये एक मिथ है। अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती कि बहुत लोग बोलते हैं ईवीएम हैक हो जाती है, पर वो तो स्टैंड अलोन मशीन है, वो कैसे हैक हो सकती है। और तो बड़े और तरीके हैं मैनिपुलेट करने के, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर इट इज़ नॉन हैकेबल, इट इज़ अ स्टैंड अलोन मशीन। अगर पेपर में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इट इज़ अ वायरलेस स्टैंड अलोन मशीन, इट डज नॉट नीड इंटरनेट और डज नॉट नीड दिस, और सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ईवीएम के ऊपर, अगर 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने लेकिन कहा है कि आप पहले ईवीएम की क्रेडिबिलिटी सुधारिए। ईवीएम का क्रिटिसिज्म तो देखिए, एक आप अगर एक जागरूक थोड़े से नागरिक हैं तो आपको सब पता है कि क्या चलता है आसपास, क्या बातें होती हैं ईवीएम के बारे में। नो लोकस स्टैंडाई, अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो डीएमके हैं उनके राज्यसभा के जो मेंबर हैं पी विल्सन, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए पहली बात तो इलेक्शन कमीशन का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो इस तरह का कोई प्रोविजन के साथ आए, कोई प्रोटोटाइप, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ आरपी में पहले अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो लेजिस्लेचर से आएगी, पहले लेजिस्लेचर की तरफ से आना चाहिए और फिर ईसीआई इस तरह का कुछ कर सकता है। अब देखिए जब नोटा आया था, है ना, जब नोटा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नोटा भी होना चाहिए, राइट नॉट टू वोट इज ऑल्सो राइट टू वोट या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया 2013 में, फिर 2013 में ही एक अमेंडमेंट आई बेसिकली आरपीए में 1951 में। तो अभी ये क्या है, ये खुद से इलेक्शन कमीशन ने आए। तो डीएमके के मेंबर का ये कहना है कि पहले लॉ में तो हम कर देते कुछ, आप कहाँ से इसको ले आए हो, आपका तो कुछ है ही नहीं, यू आर नॉट अ पार्टी टू इट। ओके, लोकल स्टैंड आई का मतलब यही होता ना। दिस विल ऑल्सो लीड टू होलसेल बोगस वोटिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ रही है पी विल्सन जी की तरफ से ही, कि बोगस वोटिंग बहुत ज़्यादा होलसेल बोगस वोटिंग हो सकती है एंड डिस्करेज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो ही एकमात्र जो संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोल देता है वो कंडक्ट करवाना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ही देता है, ठीक है, वो विच इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। से फॉर एन असेंबली, इन्होंने अब एग्जाम्पल दिया है कि एक असेंबली इलेक्शन हो रहा है कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, और अब आप तमिलनाडु में रहते हैं बहुत सारे बिहार के लोग, तो फिर आप वो भी वोट करेंगे, तो फिर बिहार की जो रीजनल पार्टीज हैं वो वेरीफाई कैसे करेंगी कि कितना वोट हुआ, क्या हुआ। वो तो हर पूरी कंट्री में कोई ना कोई एलिगेशन ही चलती रहेगी। इनका ये कहना है कि कोई केस यहाँ, कोई केस वहाँ, यहाँ फ्रॉड हुआ, वहाँ फ्रॉड हुआ, ये तो चलता ही रहता है ना। फिर तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट वर्क छोड़ के इसी चीज़ों में जुटी रहेगी। Okay, India, Saudi Arabia discuss treaty on mutual assistance for criminal investigations. So what is this about? इंडिया और सऊदी अरेबिया दे आर डिस्कसिंग कि कैसे हम जल्दी से जल्दी साइन कर सकते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एमलैट, ओके, ताकि हम एक दूसरे को फॉर्मली असिस्ट कर सकें, कोई भी अगर क्रिमिनल केसेस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम 45 कंट्रीज के साथ एमलैट को साइन कर चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का ज़माना है ना। तो कोई कहाँ पे क्रिमिनल बैठा है, कहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर है, कौन एस्केप करके कहाँ चला गया, तो अगर आपको वहाँ मिलता है दूसरी किसी कंट्री को और हमने एमलैट आपके साथ साइन किया हुआ है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके सारे एविडेंसेस संभाल के रखिए, उसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट भी चला दीजिए, जो वो आप फाइंड आउट करेंगे, जिस नतीजे तक आप पहुँचेंगे, आप उसको एक्सट्रेडिट भारत में कर दीजिएगा, हम उसको फॉलो करेंगे और वहीं से केस अपना शुरू करेंगे। तो ये इस तरह की असिस्टेंस, उनको पकड़ना, टेम्पररी डिटेन करना, ये तभी हो सकता है जब एमलैट साइन हो। ऑल्दो ना भी हो तो भारत इस चीज़ में बेसिकली बाकी कंट्रीज के साथ एंगेज्ड है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे टेरर सस्पेक्ट्स को इंडिया के रिक्वेस्ट पे एक्सट्रेडिट किया है। तो हम बस फिर वो अगर हमको कोई ऐसे एक्सट्रेडिट करते हैं तो फिर वो हमसे रेसिप्रोसिटी बेसिकली दे एक्सपेक्ट इट कि हम बेसिकली रेसिप्रोकेट करेंगे इसको, है ना। वो समझते हैं कि अगर हमने आज कल को सऊदी अरेबिया का कोई इंसान इंडिया में आके छुप के बैठा है तो इंडिया एक्सट्रेडिट करेगा। तो यही होता है बस। अभी अगर आपने एमलैट साइन नहीं किया हुआ तो फिर ये
इस तरह का इनफॉर्मल रूट है। लेकिन इट्स गुड ओनली कि एमलैट साइन हो जाए, क्योंकि एक सऊदी अरेबिया ही आई गेस बच गया है गल्फ एरियाज में से जिसके साथ हमारा is only among a dozen other countries that does not have, हाँ, जिसके साथ हमारा एमलैट साइन हमने बेसिकली नहीं किया है। A mechanism whereby countries cooperate with one another in order to provide and obtain formal assistance in prevention, suppression, investigation and prosecution of crime to ensure that the criminals do not escape or sabotage the due process of लॉ। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट नेगोशिएशन वैसे शुरू हो गई है नवंबर 7 को इस तरह की ट्रीटी को साइन करने के लिए। लेट्स सी व्हेन इट कम्स अप। Okay. Courts should step up to clear pending cases by Independence Day. तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि देखिए लॉन्ग पेंडिंग केसेस जो हैं इनके साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं तो 1970 से पेंडिंग है। तो अगर आप इसको बेसिकली उस तरह के 2-3 केसेस को भी अगर आप सॉल्व कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, तो 10 साल आप आगे बढ़ जाते हैं। आप 1970 का सबसे जो ओल्डेस्ट केस है, पहले अगर वो 1970 में का आपके पास पेंडिंग पड़ा है तो उसको करो, तो फिर 1980 का एक पड़ा होगा, फिर 1980 वाला अगर आप एक केस उसको डिस्पोज कर दोगे तो फिर 10 साल और आगे। तो यू शुड बी डूइंग इट कि इंडिपेंडेंस डे तक बेसिकली पूरी कंट्री में कम से कम 10 साल आगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चले जाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। Okay, across the country almost 14 lakh cases have been delayed as some kind of, अब क्यों delayed हैं? क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं सबमिट हुआ, वो वेट कर रहे हैं कोर्ट बेसिकली किस तरह का डॉक्यूमेंट साइन होगा। ठीक है, और साथ ही में 63 लाख केसेस हैं जो डिलेड हैं बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसिल के कोई ढंग का लॉयर अवेलेबल नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है या जो भी इस तरह की चीज़ें, तो इसीलिए बार का भी बेसिकली बहुत साथ चाहिए। ओके, फॉर इंस्टेंस अब एपी का ही जहाँ पे एक इनॉग्रेशन के लिए गई है, आंध्र प्रदेश में ही ओल्डेस्ट सिविल केस है जो गंतूर में पेंडिंग है। इट वाज रजिस्टर्ड ऑन मार्च 22, 1980। तो आप खुद सोचिए, तो ओल्डेस्ट क्रिमिनल केस है जो बेसिकली अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में वो 1978 में उसको लॉन्च किया गया था। तो ये इनको इनका डिस्पोजल हो जाएगा तो 10-10 साल आगे बढ़ जाएंगे। देयर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने क्यों मार्क की है, क्योंकि ये चीज़ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पहले भी कह चुके हैं कि जो ग्रास रूट्स जुडिशरी है, he didn't use the word subordinate judiciary, which is of course उनकी ग्रेटनेस है, जो वो इस तरह के रिफॉर्मिस्ट उनकी मेंटालिटी है, विच इज़ गुड। ओके, तो ग्रास रूट जुडिशरी जो सबसे पहला ट्रायल कोर्ट होता है, उन्हीं की तरफ से बेल आनी चाहिए, बट दे वेरी हेजिटेंट, दे वेरी रेटिसेंट अबाउट इट। वाई आर दे रेटिसेंट अबाउट इट? बिकॉज जो सोशल प्रेशर आता है, जो सोसाइटी कि आपने इतने हीनस क्राइम में बेल कैसी दे दी, ऑल्दो बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, पर ये अब आम जनता को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर एग्जीक्यूटिव प्रेशर होता है, तो इस तरह से जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो बेल नहीं देते। तो वो बेल देना अगर शुरू कर देंगे तो पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही इन्होंने दोबारा रिएटरेट किया है। आप याद कीजिए, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी कहा है कि एक थप्पड़ मार दिया किसी ने किसी दूसरे इंसान को, इस वजह से एक केस पेंडिंग है, इतने इतने साल तक वो जेल काट रहे हैं। तो ये अंडर ट्रायल्स वाला जो इशू है बहुत ही कंसर्न है बड़ा, तो इसको ज़रूर डील करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ शेम, ओके ना, वाई आर वी डिस्कसिंग इट? और ये बहुत एप्टली लिखा है, जो पहला लाइन है इस एडिटोरियल की, कि दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भारत की। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हमने वैक्सीन डेवलप की, हम वी इनोक्यूलेटेड बिलियंस अगेंस्ट द कोरोना वायरस एंड अंडरलाइंड कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं, काबिल हैं, फार्मा हब बनना चाहते हैं हम। ठीक है, और इस साल देखिए कि 2 इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो हैं, एक मेडन फार्मा जो सोनीपत बेस्ड एक कंपनी थी, कैसे उन्होंने गैम्बिया में 63 डेथ्स हुई उसकी वजह से, कफ सिरप की वजह से, और अभी जो बेसिकली उज़्बेकिस्तान से डेथ्स हुई हैं 18। ठीक है, तो देखिए जो गैम्बिया का केस था, ये 63 नहीं 66 इन्होंने लिखा है, बट बाकी हर जगह 63 ही लिखा है। वाइल द गैम्बिया केस वाज हाईलाइटेड बाय द WHO। अब देखिए WHO ने गैम्बिया का केस हाईलाइट किया, तो ये और बड़ा एक आप कह सकते हैं कि हमारी इमेज के लिए कंसर्न था। लेकिन ये जो केस है सेकंड वाला, ये उज़्बेक की हेल्थ मिनिस्ट्री ने फ्लैग किया है। इन बोथ द केसेस इट इज़ नॉट कॉन्क्लूसिवली एस्टैब्लिश, ऑल्दो ये बात बिल्कुल सच है जब भारत सरकार ये कहती है कि डायरेक्ट लिंक, कॉजल लिंक तो अभी भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि इस कफ सिरप को ही पीने की वजह से केवल उनकी डेथ हुई है, और भी तो खाते पीते
सोते उठते बैठते जागते और भी ट्रीटमेंट चल रही हैं, क्या कुछ हुआ, ये तो एक डायरेक्ट कॉजल लिंक तो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। पर एक चीज़ जो बहुत कंसर्निंग है वो ये है कि दोनों ही केस में, दोनों के ही कफ सिरप के केस में इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइथाइलिन ग्लाइकोल कहाँ से आ गई, और ये चीज़ मैंने आपको खुद से भी बताई थी एंड थैंकफुली आज के एडिटोरियल में भी आया है कि ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। ये क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये करती हैं, क्योंकि अगर आप बाकी इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं डालोगे तो फिर जो आपको डालना पड़ता है वो काफ़ी महंगा आता है, तो फिर जो कंजम्पशन के लिए बेसिकली एडिबल भी नहीं है, आप वो डाल देते हो सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए। ठीक है, तो ये कंपनीज ऐसा करती हैं। तो व्हाट व्हाट वर दे डूइंग इन कफ सिरप की बॉटल्स, है ना, क्या कर रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये तो टेस्ट कर लो। ठीक है, मतलब भारत की इमेज गुड है, हम भी समझते हैं, पर ये तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने गैम्बिया के केस में भी यही किया था, ये एडिटोरियल कह रहा है। ठीक है, गैम्बिया के केस में भी उन्होंने एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया था मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का। ओके, और ऑल्दो ये जो कंपनी थी सिर्फ गैम्बिया के लिए एक्सपोर्ट कर रही थी और कहीं पे इन्होंने एक्सपोर्ट भी नहीं किया था। ओके, पर यहाँ पे और क्योंकि इनके साथ एक्यूट किडनी इंजरी लिंक्ड थी। लेकिन देखिए बात क्या है कि हमने, हमारे जो डीसी जीआई हैं उन्होंने और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी फिर डब्ल्यूएचओ को ये बोला कि ये इंडिया की रेपुटेशन को मलाइन करने के लिए बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है। तो क्योंकि हम सप्लायर ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड्स बनना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो हमारी इमेज बनते नहीं देख सकते, तो इसीलिए इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी। पर ये स्टैंड एक हद तक चल सकता है कहीं ना कहीं। इफ वी genuinely want to become a pharma hub of this entire world, we will have to gain the credibility. Since India, if say India wants to become Vishwa Guru, we can and we should, we are in fact, I would say. But the fact is कि कहीं चीज़ों को हमें जेन्युइनली बहुत कंसर्न के साथ देखना चाहिए, क्योंकि हम भी तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, हम भी तो बहुत सारी दवाइयाँ इंपोर्ट करते हैं। तो अगर उसमें हमारे बच्चों के साथ कल को कुछ हो जाए या कुछ भी हो सकता है तो फिर क्या होगा, हम भी तो उनको दोषी ठहराएंगे ना। तो इससे पहले कि ये नौबत ही ना आए, वी शुड बी मेंडिंग आवर ओन वेज। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। It is high time that India takes a serious look at the core issue of why batches of exported cough syrup have been found to be laced with banned chemicals rather than play victim. तो बस हमें इतना सा करना है कि एक्सपोर्ट करने से पहले आप एक चेक कीजिए कि कैसे उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है. Why mistakes happen? Not taking corrective measures is what threatens India's image and undermines trust in Indian industry. तो होती हैं गलतियाँ, इसमें कोई बहुत ऑब्वियसली जाने गई हैं, ये बहुत ही खेद की बात है। पर द फैक्ट इज़ ओके, अभी भी हम सुधार सकते हैं इस इमेज को, अभी इतना बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है। इंडिया प्रेफर्स गुड टाइम्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ये हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना के वेक में कहा है कि कौन नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं कि नेबर्स के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हों, पर नेशनल सिक्योरिटी की कॉस्ट पे तो नहीं ना। तो जब बार बार चाइना कहता है कि बॉर्डर छोड़िए, बाकी रिश्ते सुधार लेते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है ना। हाउ कैन वी लेट इट गो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समय पे कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं पर आप अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। दैट्स ट्रू। जो पाकिस्तान अब हमारा नेबर है तो है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अब एक और पैंजिया और गोंडवाना लैंड करके उसको सेपरेट ऐसा नहीं हो सकता। यू कैंट डू दैट। ओके, सो इट्स गुड कि आप अच्छे रिश्ते रखें, स्टेबल रिश्ते रखें, पर अब फिर जब नेबर्स ही नहीं समझते सुधरते तो फिर भारत भी क्या कर सकता है, यही मिस्टर सिंह का कहना है। Okay, in the backdrop of the latest border tensions with China, we prefer to have good relations. Okay, this I have discussed. अब देखिए ये बेसिकली पिलग्रिमेज इनोग्रेशन के टाइम पे इन्होंने बोला है, श्री नारायण गुरु, जो आप जानते हैं इनके बारे में अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जैसे उन्होंने हमेशा कहा था कि एंशियंट इंडियन कल्चर और मॉडर्निटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो उन्होंने बोला वो अभी भी रेलेवेंट है। देखिए जिनकी भी इस तरह की कोई इनोग्रेशन, कोई एनिवर्सरी, जैसे औरोबिंदो की 150th एनिवर्सरी, अभी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, इस तरह के जो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे नारायण गुरु जी ने कहा था, प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री। ओके, सो दिस इज ऑल्सो दी एसेंस। अगर पूछा जाए कि करंट रेलेवेंस क्या है नारायण गुरु जी के जितने भी एंडेवर्स थे, तो आप लिखिए आत्मनिर्भर भारत आया ही ऐसे है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, मेक इन इंडिया है, सेल्फ रिलायंस है, ये सब कुछ नारायण गुरु जी की ही रेलेवेंस है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने विश्व गुरु वाली बात लिखी है। Okay, the concepts of liberty, equality, fraternity, and peace were embedded in Indian culture. That's true.
लॉन्ग बिफोर द वेस्ट, यही चीज़ जो हमने विश्व गुरु के बारे में बात की कि इससे बहुत पहले जो वेस्ट ने इक्वालिटी के बारे में बात करने की शुरू की, लिबर्टी के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब कुछ, उससे बहुत पहले इंडिया का अगर आप एंशियंट कल्चर उठा के देखेंगे तो ये सब कुछ एग्जिस्टिंग था। ऑल्दो सारा जो दिक्कत आ गई थी वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ऑल्दो गुप्ता पीरियड को आप जानते हैं कि गोल्डन एज कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से, कॉइनेज के पर्सपेक्टिव से, पर कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, इस तरह की कई दिक्कतें वहाँ शुरू हुई। बट फॉर नाउ आई विल एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।